क्या कोई इस बात की कल्पना कर सकता है कि एक देश जिसमें करोड़ों लोग रहते हों, उसके पास बाहर से सामान मंगाने के लिए केवल 15 दिन का पैसा बचा हो? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगता है, लेकिन ये सच था। मतलब अगर 15 दिन तक कहीं से कोई चमत्कार ना हो तो देश में पेट्रोल, डीजल और जीवन रक्षक दवाओं जैसी बुनियादी चीजों का आना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। बिल्कुल। और हालात इतने खराब थे कि ऐसा लग रहा था मानो देश रुक सा जाएगा। तो आज की इस गहन चर्चा में हम भारत के आर्थिक इतिहास के उसी सबसे डरावने और सबसे परिवर्तनकारी दौर में उतरने वाले हैं, जिसे हम 1991 के आर्थिक संकट और उसके बाद हुए ऐतिहासिक सुधारों के रूप में जानते हैं। सही कहा आपने। और मैं यहाँ एक्सपर्ट के तौर पे इस पूरी यात्रा को थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, संकट की शुरुआत से लेकर उन कठोर सुधारों के लागू होने तक। और मैं हूं आपकी होस्ट। मेरा मिशन आज ये समझना है कि कैसे ये सब महज इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई घटना नहीं है। आज हम जिस अर्थव्यवस्था को देखते हैं, जो विदेशी ब्रांड्स हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी नींव उसी संकट की राख सी निकली थी। तो अगर हम इसे कालानुक्रमिक रूप से देखें, मतलब शुरुआत से समझें, तो कोई भी आर्थिक संकट रातों रात पैदा नहीं होता। हाँ, कुछ तो पहले से चल रहा होगा। बिल्कुल। 1990-91 का वो दौर असल में 1980 के दशक की आर्थिक नीतियों और कुप्रबंधन का परिणाम था। उस समय सरकार की आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति थी। मतलब कमाई कम और खर्चे ज्यादा। एकदम सही। लेकिन ताबूत में आखिरी कील ठोकी 1990 के खाड़ी युद्ध ने। इराक और कुवैत के बीच छिड़े उस युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अचानक भयानक उछाल ला दिया। और भारत तो हमेशा से अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात ही करता रहा है। इसी मुद्रा भेजते थे, उन्हें वहां से रातों रात वापस लौटना पड़ा। ओह, मतलब बाहर से आने वाला पैसा अचानक रुक गया और बाहर जाने वाला पैसा एकदम से बढ़ गया। बिल्कुल। इसे अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से समझें तो ये कुछ ऐसा है कि घर का मुखिया अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च कर रहा हो, बैंक में बचत शून्य हो, और अचानक एक दिन पता चले कि जिस दुकान से घर का राशन उधार आता था, उसने उधार देना बंद कर दिया है। हाँ, यही वो बिंदु था जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन का संकट खड़ा हो गया। आंकड़े बताते हैं कि मार्च 1991 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर मात्र $5.8 बिलियन रह गया था। बाप रे, सिर्फ $5.8 बिलियन। और राजकोषीय घाटा जीडीपी के 8.4% तक पहुंच चुका था। महंगाई आसमान छू रही थी। लेकिन मैंने इस बारे में पढ़ते हुए एक सबसे नाटकीय और हैरान करने वाला हिस्सा देखा, जब सरकार को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। रुको, क्या सच में देश का आरक्षित स्वर्ण भंडार हवाई जहाजों में लादकर गुपचुप तरीके से देश के बाहर भेजा गया था? ये वाकई में किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। और ये उस समय की सरकार की हताशा को दर्शाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास वो सोना गिरवी रखा गया ताकि कुछ डॉलर मिल सके और देश दिवालिया होने से बच सके। ये तो बहुत ही, मतलब एक देश के लिए कितनी शर्मिंदगी की बात रही होगी। बहुत बड़ी बात थी। जब देश दिवालिया होने के कगार पर होता है तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाता आसानी से मदद के लिए आगे नहीं आता। इस अभूतपूर्व संकट ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक के दरवाजे खटखटाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तो कोई खैरात नहीं बांटती। अगर IMF ने $7 बिलियन का आपातकालीन ऋण मंजूर किया, तो जाहिर है कि इसके पीछे बहुत ही भारी और सख्त शर्तें रही होंगी। बिल्कुल। कोई भी बैंक आपको तभी कर्ज देता है जब आप अपने घर के नियम बदलने को तैयार हों। और यही वो शर्तें थीं जिन्होंने भारत की आर्थिक दिशा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। वो शर्तें क्या थीं? IMF और विश्व बैंक ने इस ऋण के बदले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट यानी संरचनात्मक समायोजन की मांग की। इसका सीधा सा मतलब था कि भारत सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था पर से अपना नियंत्रण कम करना होगा। मतलब जो बेड़ियां उद्योगों पर लगी थी उन्हें खोलना होगा। जी। उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि निजी कंपनियों पर लगे हुए प्रतिबंधों को हटाना होगा और विदेशी कंपनियों व उनके व्यापार के लिए भारत की सीमाओं को खोलना होगा। और भारत के पास इन शर्तों को मानने के अलावा और कोई विकल्प था भी नहीं। कोई विकल्प नहीं था। यहीं से 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति की घोषणा हुई, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में राव मनमोहन मॉडल कहा गया। इसी के साथ उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी LPG मॉडल का जन्म हुआ। चलिए इस LPG मॉडल के सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से उदारीकरण या लिबरलाइजेशन पर गहराई से बात करते हैं। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है।
ये शब्द सुनने में बहुत भारी लगता है, लिबरलाइजेशन, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका मतलब था अर्थव्यवस्था को लाइसेंस कोटा राज की जकड़न से आजाद करना। उस दौर की कल्पना करना आज के युवाओं के लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। अगर कोई व्यवसायी उस समय एक साइकिल बनाने की फैक्ट्री चलाना चाहता था या अपनी उत्पादन क्षमता को 100 साइकिल से बढ़ाकर 150 करना चाहता था, तो उसे महीनों तक दिल्ली के सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। हर छोटी चीज के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था। इस लाल पीताशाही ने भ्रष्टाचार और अकुशलता का एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया था। इस बदलाव की विशालता को समझने के लिए जरा उन आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? 1991 के उदारीकरण से पहले 18 प्रमुख उद्योग ऐसे थे जिनके लिए सरकार से लाइसेंस लेना कानूनी रूप से अनिवार्य था। हाँ। आज की तारीख में यह संख्या घटकर केवल 4 रह गई है। केवल 4? वो कौन से हैं? तंबाकू, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, औद्योगिक विस्फोटक और खतरनाक रसायन। बस इन 4 संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर कोई भी उद्योग बिना सरकारी अनुमति के शुरू किया जा सकता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। और वो जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व क्षेत्र थे, हाँ, जो क्षेत्र पूरी तरह से केवल सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकार के लिए आरक्षित थे, उनकी संख्या 17 से घटाकर आज मात्र 2 कर दी गई है। परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। रातों रात सरकार ने यह तय कर लिया कि अब वो ब्रेड बनाने या साइकिल बनाने के व्यापार में नहीं रहेगी, बल्कि देश चलाने पर ध्यान देगी। एकदम सही। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। सरकार अब खुद खिलाड़ी बनने के बजाय एक अंपायर की भूमिका में आ रही थी, और इस नई भूमिका का सबसे बड़ा उदाहरण वित्तीय क्षेत्र में देखने को मिला। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं आप? जी। आरबीआई की पूरी कार्यप्रणाली ही बदल गई। 1991 से पहले आरबीआई हर बैंक को ये बताता था कि किसे कर्ज देना है, कितना कर्ज देना है और किस ब्याज दर पर देना है। वो एक बहुत ही सख्त नियंत्रक था। एक तरह से डिक्टेटर की तरह काम करता था। हाँ, लेकिन सुधारों के बाद आरबीआई एक सहायक या फैसिलिटेटर बन गया। इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि बैंकिंग सेक्टर में विदेशी और निजी बैंकों का प्रवेश हुआ और विदेशी बैंकों की भागीदारी 74% तक बढ़ गई। आज जो हम मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और इतनी सारी वित्तीय सुविधाएं देखते हैं, वो सब इसी एक नीतिगत बदलाव का परिणाम है। केवल बैंकिंग ही नहीं, कानूनी ढांचे को भी इस नए मुक्त बाजार के अनुकूल बनाना पड़ा। उस दौर का एक बहुत ही दिलचस्प कानून था MRTP एक्ट, जो 1969 में बना था। इसका क्या काम था? इसका उद्देश्य एकाधिकार को रोकना था, लेकिन असल में ये कंपनियों को बड़ा होने से रोकने का हथियार बन गया था। अगर कोई कंपनी अपने अच्छे उत्पादों के कारण बाजार में बड़ी हो रही है, तो सरकार उस पर रोक लगा देती थी। ये तो अजीब बात हुई थी। आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको सजा मिल रही है। वही तो। उदारीकरण के तहत यह समझा गया कि कंपनियों का बड़ा होना कोई अपराध नहीं है, बशर्ते वो गलत तरीके से प्रतिस्पर्धा को ना कुचलें। तो फिर कौन सा कानून आया? 2002 में उस पुराने कानून को खत्म करके नया प्रतिस्पर्धा अधिनियम या कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की गई। अब लक्ष्य कंपनियों को रोकना नहीं, बल्कि बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना था। जब सरकार बाजार को इतना खोल रही थी और व्यापार के नियमों को आसान कर रही थी, तो ये सवाल उठना लाजमी था कि उन सरकारी कंपनियों का क्या होगा जो सालों से भारी घाटे में चल रही थी। बिल्कुल, और यहीं से सुधारों के दूसरे बड़े चरण का प्रवेश होता है, निजीकरण और विनिवेश। इन दोनों शब्दों को अक्सर एक ही मान लिया जाता है, लेकिन मैंने नोट्स में देखा कि इनमें एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी फर्क है जिसे समझना जरूरी है। आप इसे कैसे समझाएंगे? ये फर्क समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है। निजीकरण एक बहुत व्यापक शब्द है जिसका अर्थ है किसी सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम का पूरा नियंत्रण, प्रबंधन और संपत्ति निजी क्षेत्र को सौंप देना। मतलब पूरी तरह से प्राइवेट कर देना। हाँ। वहीं विनिवेश, जिसे डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसमें सरकार किसी सरकारी कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी या शेयर बेचती है। अगर सरकार 51% हिस्सेदारी अपने पास रखती है, तो नियंत्रण सरकार का ही लेता है। और अगर हिस्सेदारी 50% से कम कर दे, तब प्रबंधन बदल जाता है। या फिर रणनीतिक बिक्री, जिसे स्ट्रेटेजिक सेल कहते हैं, वो करती है, तो पूरा का पूरा प्रबंधन भी निजी कंपनी के पास चला जाता है। और ये प्रक्रिया कोई कागजी विचार नहीं था, इसे तुरंत जमीन पर उतारा गया। 1991-92 में ही सरकार ने 31 चयनित सरकारी कंपनियों में विनिवेश शुरू कर दिया था। जी हाँ। दिलचस्प बात यह है कि उस साल सरकार ने विनिवेश से 2500 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन बाजार में इतनी दिलचस्पी थी कि सरकार को 3038 करोड़ रुपए प्राप्त हुए।
एक स्पष्ट संकेत था कि निजी क्षेत्र इन संपत्तियों को खरीदने के लिए तैयार बैठा था और ये सिलसिला रुका नहीं। 2001-2 से 2003-4 के बीच तो रणनीतिक बिक्री अपनी चरम पर पहुंच गई, जहां कई बड़ी सरकारी कंपनियों का प्रबंधन पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया। इसके लिए सरकार ने बाकायदा एक अलग विभाग ही बना दिया था ना? हाँ, जिसे आज हम दीपम के नाम से जानते हैं। यहां यह समझना दिलचस्प है कि निजी क्षेत्र उसी घाटे वाली सरकारी कंपनी को खरीदकर मुनाफे में कैसे बदल देता है। इसके पीछे क्या राज है? इसका सीधा सा कारण है दक्षता और राजनीतिक हस्तक्षेप का अभाव। जब कोई कंपनी निजी हाथों में जाती है तो उसका एकमात्र लक्ष्य होता है मुनाफा और बेहतर सेवाएं देना। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। बिल्कुल, इस नीति की बहुत तीखी आलोचनाएं भी हुईं और किसी भी आर्थिक नीति का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए हम उन आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते। देश में एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई थी। हाँ, कई लोगों और विश्लेषकों का ये मानना था कि सरकार अपनी मूल्यवान संपत्तियों को, जिसे उन्होंने परिवार के चांदी के बर्तन या फैमिली सिल्वर कहा, वो निजी घरानों को बहुत ही कम दामों पर बेच रही है। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर थी कि विनिवेश से जो पैसा आ रहा था उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा था। क्या वो पैसा नए स्कूल, अस्पताल या आधुनिक बुनियादी ढांचा बनाने में लग रहा था? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। आलोचकों का सबसे बड़ा तर्क यही था कि सरकार ने अपनी संपत्तियां बेचकर जो पैसा कमाया उसे बुनियादी ढांचे के विकास में लगाने के बजाय अपने बढ़ते राजकोषीय घाटे को कम करने में खर्च कर दिया। ये कुछ ऐसा था कि घर चलाने के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए कोई अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दे। बिल्कुल सही तुलना है। इसके अलावा निजीकरण के साथ सबसे बड़ा डर छटनी का था। सरकारी कर्मचारियों को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगा था और कई मामलों में पारदर्शिता की कमी के कारण भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगे। इन आलोचनाओं और चुनौतियों के बावजूद जब हम जीडीपी के बड़े आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ जादुई रूप से ठीक हो गया हो। 1980-91 के दशक में जो जीडीपी वृद्धि दर 5.6% के आसपास संघर्ष कर रही थी, वह 2007-12 की अवधि में उछलकर 8.2% तक पहुंच गई। यह एक बहुत बड़ी छलांग थी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। जब हम इस विकास दर के भीतर झांककर अलग-अलग क्षेत्रों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं तो एक पूरी तरह से अलग कहानी सामने आती है। उदारीकरण ने कुछ क्षेत्रों को विजेता बना दिया, जबकि कुछ क्षेत्र पूरी तरह से हाशिए पर चले गए। यह विकास की कहानी का सबसे जटिल हिस्सा है। आइए सबसे पहले उस क्षेत्र की बात करते हैं जो उस समय भी और आज भी भारत की सबसे बड़ी आबादी को रोजगार देता है, कृषि। इसके आंकड़े तो हैरान करने वाले हैं। वाकई हैरानी की बात यह है कि जब पूरी अर्थव्यवस्था तेज गति से दौड़ रही थी तब कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में वास्तव में गिरावट दर्ज की गई। 1991 के सुधार कृषि क्षेत्र के लिए कोई वरदान साबित नहीं हुए। मैं यही सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब देश में इतना पैसा आ रहा था तो किसान क्यों पिछड़ गए। ये एक ऐसा विरोधाभास है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इसके पीछे सुधारों की वही नीतियां जिम्मेदार थीं जिन्हें उद्योगों के लिए बनाया गया था। पहला कारण था सब्सिडी में कटौती। राजकोषीय घाटा कम करने के दबाव में सरकार ने उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स पर दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी। इससे तो रातों रात किसानों की उत्पादन लागत बढ़ गई होगी। बिल्कुल। दूसरा और सबसे बड़ा झटका आयात शुल्क में की गई कमी से लगा। विश्व व्यापार संगठन और वैश्वीकरण के दबाव में जब भारत ने विदेशी कृषि उत्पादों के लिए अपने बाजार खोले तो बाहर से सस्ता अनाज, फल और अन्य कृषि उत्पाद भारत में भरने लगे। प्लेटफॉर्म्स के सस्ते उत्पादों से मुकाबला कर सके। एकदम सही। इसके अलावा निर्यात को बढ़ावा देने की होड़ में उत्पादन का पूरा जोर गेहूं और चावल जैसी खाद्यान्न फसलों से हटकर कपास और तंबाकू जैसी नकदी फसलों यानी कैश क्रॉप्स पर चला गया। इससे खाद्य सुरक्षा पर भी गहरा असर पड़ा होगा। जी, बहुत गहरा असर पड़ा। ये एक ऐसा सच है जो बड़े बड़े आर्थिक मंचों पर अक्सर छिप जाता है। और कहानी केवल कृषि तक सीमित नहीं है। अगर हम दूसरे प्रमुख क्षेत्र यानी घरेलू विनिर्माण या इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को देखें तो उनकी स्थिति भी बहुत अलग नहीं थी। सही कह लिया आप। सुधारों के बाद के शुरुआती वर्षों में औद्योगिक वृद्धि दर में भी भारी गिरावट देखी गई। जिन भारतीय उद्योगों को दशकों से एक सुरक्षित माहौल में रखा गया था, उन्हें अचानक वैश्विक बाजार के भेड़ियों के सामने छोड़ दिया गया। भारतीय बाजार में आने लगे। जाहिर है उपभोक्ता उन सस्ते और बेहतर विदेशी सामानों को खरीदने लगे होंगे। हाँ, इससे घरेलू वस्तुओं की मांग में भयानक कमी आ गई। समस्या ये थी कि भारतीय उद्योगों के पास ना तो विदेशी कंपनियों जैसी आधुनिक तकनीक थी,
न सस्ती बिजली थी और न ही विश्व स्तरीय परिवहन ढांचा। वे रातों रात उस खुली वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। बिल्कुल नहीं। कई छोटे और मंझोले उद्योग तो पूरी तरह से बंद हो गए। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर देश का कृषि क्षेत्र संघर्ष कर रहा था और अगर देश के अपने कारखाने और उद्योग भी विदेशी प्रतिस्पर्धा के आगे घुटने टेक रहे थे, तो फिर वो 8.2% की चमचमाती जीडीपी वृद्धि दर कहाँ से आ रही थी? बहुत ही वाजिब सवाल है। कौन सा क्षेत्र था जो इस पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर उठाकर दौड़ रहा था? और उसका जवाब है सेवा क्षेत्र, यानी सर्विस सेक्टर। ये पूरी विकास यात्रा का सबसे बड़ा सरप्राइज था। कैसे? जहां कृषि और उद्योग लड़खड़ा रहे थे, वहीं सेवा क्षेत्र ने एक ऐसा अभूतपूर्व उछाल देखा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1980-91 के दौरान सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 6.7% थी, जो सुधारों के बाद बढ़कर 9.8% हो गई और बाद के वर्षों में ये दहाई के आंकड़े को भी पार कर गई। सर्विस सेक्टर के इस अचानक हुए विस्फोट के पीछे का विज्ञान क्या था? ऐसा भारत में अचानक क्या हो गया कि पूरी दुनिया की नजरें हमारे सर्विस सेक्टर पर टिक गईं? इसके पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण थे। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी की वैश्विक क्रांति और भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसे हम जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। युवाओं की बड़ी आबादी। बिल्कुल। जब विदेशी कंपनियों के लिए भारत के दरवाजे खुले तो उन्हें यहाँ एक बहुत बड़ा खजाना मिला। एक ऐसा कुशल श्रमबल जो अंग्रेजी बोल सकता था और जिसकी कीमत पश्चिमी देशों के मुकाबले बहुत कम थी। तो उन्होंने अपना काम आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। जी, विदेशी कंपनियों ने तुरंत अपनी सेवाएं जैसे कस्टमर केयर, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बैक ऑफिस ऑपरेशंस भारत से आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। और विनिर्माण क्षेत्र के विपरीत आईटी या सर्विस सेक्टर को बहुत बड़े कारखानों, जमीन या जटिल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता भी नहीं थी। एकदम सही पकड़ा आपने। कुछ कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन और कुशल युवाओं के दम पर भारत दुनिया भर की कंपनियों के लिए एक ग्लोबल सर्विस हब बन गया। क्या अद्भुत विरोधाभास है। जिस देश में बिजली और लड़कों की कमी के कारण कारखाने बंद हो रहे थे, उसी देश के युवा फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का सिस्टम संभाल रहे थे। यही 1991 के सुधारों की सबसे बड़ी कहानी है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के सफर पर एक नजर डालें, तो 1991 के उस खौफनाक संकट से, जहां हमारे पास सिर्फ 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था और हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, वहां से शुरू होकर भारत ने एक लंबा और बहुत ही उबड़-खाबड़ रास्ता तय किया है। बहुत लंबा रास्ता। आज अगर हम वर्तमान आंकड़ों को देखें, तो जो विदेशी मुद्रा भंडार 1990 में $6 बिलियन से भी नीचे था, वो आज $640 बिलियन के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में गिने जाते हैं। जो उदारीकरण मजबूरी में शुरू किया गया था, उसने भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रास्ते पर खड़ा कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उपलब्धियां विशाल हैं। उन सुधारों ने देश को दिवालिया होने से बचाया, मुद्रास्फीति को काबू में किया और विदेशी निवेश के रास्ते खोले। लेकिन एक सबक भी है इसमें। हाँ। आज की चर्चा से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, वो ये है कि आर्थिक नीतियों का असर समाज के हर वर्ग पर एक जैसा नहीं होता। जीडीपी के आंकड़े भले ही ऊपर जा रहे हों, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो कृषि और विनिर्माण क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, वे आज भी उन्हीं चुनौतियों से जूझ रहे हैं जो 1991 के बाद पैदा हुई थीं। और यही वो बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये जानकारी केवल प्रतियोगी परीक्षाओं या इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज जब हम अपने शहरों में विदेशी कारों को दौड़ते देखते हैं, या किसी विदेशी ब्रांड की कॉफी पीते हैं, या फिर किसी बड़े आईटी पार्क को देखते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि इस आधुनिक भारत की नींव 1991 के उसी दर्दनाक लेकिन साहसिक फैसले में रखी गई थी। बिल्कुल। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो 1991 के इस पूरे इतिहास को सीधे आज के भविष्य से जोड़ता है। वो क्या है? हमने देखा कि जब कृषि और विनिर्माण क्षेत्र संघर्ष कर रहे थे, तो 1991 के बाद सेवा क्षेत्र ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया और उसे ऊंचाई पर ले गया। लेकिन आज हम एक नए युग के मुहाने पर खड़े हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का युग। हाँ, एआई तो सब कुछ बदल रहा है। एआई सबसे तेज गति से उसी सर्विस सेक्टर को स्वचालित कर रहा है जिसने 1991 में हमें बचाया था। वही कॉल सेंटर्स, कोडिंग, बैक ऑफिस जॉब्स अब एआई के निशाने पर हैं। ये तो बहुत बड़ा खतरा है।
अगर हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन, जो कि सर्विस सेक्टर है, एआई के कारण लड़खड़ाने लगा और हमारा कृषि तथा विनिर्माण क्षेत्र अभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं हुआ है, तो क्या हम अनजाने में एक नए 1991 जैसे ही भयानक आर्थिक संकट की ओर तो नहीं बढ़ रहे? ये सोचने वाली बात है। क्या हमें अब अगले दशक के लिए एक बिल्कुल नई औद्योगिक और तकनीकी नीति की जरूरत है? ये एक बेहद डराने वाला लेकिन उतना ही प्रासंगिक सवाल है। अगर 1991 के संकट ने एक नए भारत को जन्म दिया, तो शायद एआई की ये नई चुनौती हमें अगले बड़े आर्थिक सुधारों के लिए मजबूर करेगी। बिल्कुल, हमें तैयार रहना होगा। विकास के बड़े आंकड़ों के पीछे छिपे इन जमीनी सच और भविष्य की इन चुनौतियों को समझना ही एक जागरूक नागरिक होने की असली पहचान है। आज की इस गहरी और दिलचस्प पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी इस चर्चा का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। अर्थव्यवस्था के इन पन्नों को एक नई रोशनी में देखकर यकीनन हम सभी को बहुत कुछ नया सोचने को मिला होगा। अगली बार ऐसे ही किसी और दिलचस्प और जरूरी विषय के साथ फिर मिलेंगे।